मेरा पेपर नेम है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन और कोर्स कोड है MCC 201। मैं बात करने जा रहा हूँ आज। मेरा टॉपिक है इंश्योरिंग फिजिकल एंड सोशल एक्सेस, जिसका मैं आज परिचय देने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन है कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक बच्चा चाहे वह किसी भी प्रकार की अक्षमता, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति से जुड़ा हो, समान अवसर के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए केवल विद्यालय में प्रवेश देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक है कि बच्चे को शारीरिक, फिजिकल और शैक्षणिक, एकेडमिक और सामाजिक पहुंच पूरी तरह सुनिश्चित करना है। अब मैं बात करना इंश्योरिंग का मतलब क्या होता है। इंश्योरिंग का मतलब होता है चाहे वो फिजिकली, सोशल, एकेडमिक हो, ऐसे बच्चे विकलांग जो चलने में असमर्थ हो, पढ़ने में असमर्थ हो या किसी भी विकलांगता ग्रसित हो, वो समाज के नाते या सरकार जो भी प्रेजेंट टाइम में सरकार वो एक ऐसा कानून बनाए जो सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करे। से मान लेता हूँ कि किसी व्यक्ति को चलने में दिक्कत है तो उसके लिए मुझे कैलिपर व्यवस्था कराना, ताकि वो समाज के साथ अपने जितने भी उसके एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ में चल सके और उसको ये महसूस ना हो कि मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ। वहीं बात कर लेता हूँ मैं भौतिक वातावरण में। जैसे भौतिक वातावरण में क्या होता है कि बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी है, अब एक व्हीलचेयर वाला व्यक्ति है, अब वो तो सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, उसके लिए हमें रैंप होना चाहिए, लिफ्ट की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि वो आसानी से अपने क्लासरूम में प्रवेश कर सके। अब मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिकल भौतिक वातावरण की। भौतिक वातावरण का मतलब होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का दिव्यांग व्यक्ति, चाहे वो HI हो, चाहे वो VI हो, चाहे वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, सभी के लिए ऐसा वातावरण सुनिश्चित करना है ताकि वो आसानी से अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान कर सके। यानी भौतिक का अर्थ होता है कि विद्यालय की इमारत, कक्षा, शौचालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि सभी स्थानों के लिए आसानी से उपयोग करने योग्य हो। विशेषकर दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप, चौड़े दरवाजे, रेलिंग, व्हीलचेयर की सुविधा, उचित प्रकाश, यानी प्रकाश मतलब है कि आसानी से लाइट रूम में पहुँच सके और बैठने की व्यवस्था आवश्यक हो। इसका व्यवस्थित मतलब होता है कि एक क्लासरूम इतना बड़ा होना चाहिए ताकि व्हीलचेयर वाला व्यक्ति आसानी से उसकी व्हीलचेयर क्लासरूम में पहुंच जा सके और वो इतनी भी उसके अंदर गैप होना चाहिए ताकि वो आसानी से अपनी मोटराइज को किसी ट्राईसाइकिल को मुड़ा के बाहर आए और अंदर चला जाए। और इसमें पॉइंट लिखा है सुविधा उचित तथा स्वतंत्र रूप से विद्यालय में आ जा सके और आत्मविश्वास के साथ सीखने में भाग ले सके। ये इसका मतलब है कि किसी भी वातावरण सहित बिल्डिंग हो, जैसे मेरी शकुंतला यूनिवर्सिटी की मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ। इस बिल्डिंग में सभी प्रकार के लिए टैक्टाइल भी लगा है और क्लासरूम भी इतने बड़े हैं और टॉयलेट की भी सुविधा इतनी अच्छी है कि एक व्हीलचेयर वाला व्यक्ति आसानी से क्लासरूम में जा सकेगा और वापस भी आ सकता है। और इसमें एक पॉइंट ये दिया है कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर दिव्यांग बच्चों का, बिना किसी बाधा बैरियर के भवन, सेवाओं, सुविधा और शिक्षा तक आसानी से पहुंच पाना। शिक्षा के संदर्भ में एक्सेस का मतलब ये होता है कि विद्यालय में प्रवेश कराना, कक्षा में बैठना, शौचालय का उपयोग करना,
खेल और अन्य गतिविधियों में भाग ले सके। इसका मतलब ये होता है कि विद्यालय में आप कोई विकलांग व्यक्ति जा रहा है तो उसके लिए रैंप व्यवस्था होना चाहिए, आसानी से व्यक्ति आ जा सके। और कक्षा व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी पूर्वक होना चाहिए। जैसे मानो व्हीलचेयर व्यक्ति जा रहा है तो उसके लिए आसानी से वो अपना चलता फिरता रहे और किसी का सहारा ना लेके वो अपना व्हीलचेयर खुद चला सके। और शौचालय का उपयोग करना, यानी शौचालय का उपयोग ऐसा मानक होना चाहिए कि शौचालय में हैंडल भी होना चाहिए और चौड़े दरवाजे होना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने स्वयं की सहायता से अपना आ जा सके और अपनी गतिविधियों में भाग ले सके। यानी वो खेल और अन्य गतिविधियों में भाग ले सके। यानी फुटबॉल ग्राउंड है या क्रिकेट खेलना चाहता है तो अपना व्हीलचेयर पर बैठ के वो अपना कुछ भी कर सकता है, सीख सकता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि फिजिकल भौतिक वातावरण के क्या क्या मानक होना चाहिए विकलांगता व्यक्ति के संदर्भ में। पहले बात करता हूँ मैं सीढ़ियों के क्या क्या मानक होना चाहिए। सीढ़ियों का मानक ये होना चाहिए, सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 1200 मिनी यानी 1.2 मीटर हो। हर स्टेज की चौड़ाई पर 150 मिमी से अधिक ना हो। स्टेज की चौड़ाई 300 मिलीमीटर हो। दोनों तरफ हैंड रोल लगे हों। सीढ़ियों पर एंटी स्लिप फिसलन रहित सतह हो। यानी ऐसा ना हो कि आप में कैसा टाइल लगा रहे हैं कि व्यक्ति वहाँ पर चढ़ते ही गिर जा रहा है, तो ऐसा होना चाहिए टाइल जो डॉट वाला होना चाहिए, जिस पर व्यक्ति चले उसके पैर फिसले ना। पहले और आखिरी स्टेप पर टेक्टाइल स्ट्रिप के 10 बार बच्चों के लिए होना चाहिए। यानी जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वहाँ पे चढ़ते समय दीवार पे टेक्टाइल बोर्ड होना चाहिए, जिससे ब्लाइंड बच्चे आसानी से उसको छू सके, समझ सके कि यहाँ पर रेलिंग है या कुछ रैंप है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ दरवाजे क्या क्या मानक होना चाहिए। जैसे कि दरवाजे के भी मानक हैं। जैसे हम बात करते हैं कि दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 900 मिलीमीटर होना चाहिए। दरवाजे बिना दहलीज या बहुत कम ऊंचाई वाले हों। हैंड रोल की ऊंची व्यवस्था हो, यानी 800 से 1000 मिलीमीटर के बीच हों। दरवाजे आसानी से खुलने बंद करने वाले हों, यानी कोई विकलांग व्यक्ति जा रहा है तो उसको धक्का देना पड़ेगा, तो ऐसे हों कि वो आसानी से खुल जा सके। प्रवेश द्वार पर रैंप की सुविधा हो। इस प्रकार के दरवाजे हों ताकि दिव्यांग व्यक्ति को किसी भी, मैं दिव्यांग व्यक्ति बात करता हूँ, चाहे फिजिकली हो, चाहे वो ब्लाइंड व्यक्ति हो, चाहे वो एचआई व्यक्ति हो, सबके लिए आसानी टेक्टाइल या किसी भी फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ परिवहन के। हम बात कर रहे हूँ ट्रांसपोर्ट के मानक क्या होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के मानक ये हैं कि बस, वैन या रैंप या लिफ्ट की सुविधा हो। यानी कि जो आजकल जो सरकार द्वारा बस चलाई जा रही हैं, सरकारी बसें, उनमें उनके लिए व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। और जो रैंप वाले हो, जैसे हम लोग रैंप होती है तो वहाँ पे खिड़की रैंप आना होना चाहिए, तो व्यक्ति व्हीलचेयर के साथ आसानी से अंदर प्रवेश कर सके। व्हीलचेयर के लिए सुरक्षित जगह होना चाहिए बस के अंदर। सीट बेल्ट और सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए बस के अंदर। प्रशिक्षित ड्राइवर और सहायक स्टाफ होना चाहिए ताकि विकलांग व्यक्ति की भावनाओं को समझ सके कि विकलांग आ रहा है, उसको आसानी से उसकी सीट तक पहुंचाया जाए। बच्चे के लिए सुरक्षित चढ़ने उतरने की व्यवस्था होना चाहिए। अब हम बात करते हैं विद्यालय की सुगम संरचना कि क्या होना चाहिए। विद्यालय के मानक हर जगह रैंप, ढलान के भी कुछ मानक होते हैं और स्कूल के भी मानक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं रैंप ढलान 1.12 उपलब्ध हों। टेक्टाइल पथ हो, जिससे कि पानी आने कोई बरसता है तो वहाँ पे टेक्टाइल वाले पथ होगा तो उस पर पानी रुकता नहीं, उसमें डॉट भी होते हैं तो व्यक्ति आसानी से उस पर चढ़ जा सकते हैं, बरसात में फिसलते भी नहीं हैं। स्पष्ट लाइन बोर्ड होना चाहिए। साइन लैंग्वेज होना चाहिए। पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन होना चाहिए। फर्श समतल और फिसलन रहित हो। यानी फिसलन का मतलब है कि वहाँ पे टाइल नहीं होना चाहिए, फर्श प्लास्टर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करता हूँ कक्ष की।
कक्षा कक्ष का मतलब होता है कि व्हीलचेयर के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए। एक क्लासरूम मानो कक्षा चल रहा है समावेश शिक्षा में, वहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मल और डिसेबल पढ़ते हैं। तो एक व्हीलचेयर वाला व्यक्ति या बीआई वाला व्यक्ति कैसे पढ़ सकता है विद्यालय में? उसके बाद व्हीलचेयर के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए और समायोज्य डेस्क बेंच होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड ऊंचाई सभी के अनुसार हो, यानी व्यक्ति कोई व्हीलचेयर बैठ तो उसको चढ़ने के लिए और मान लो कोई व्यक्ति क्लास में समझाना चाहता है तो उसके लिए वो अपना ब्लैक बोर्ड इतना ऊंचा नहीं चाहिए व्हीलचेयर बैठ के तो उसको आसानी से अपना लिख सके। और सहायक उपकरण असिस्टिव डिवाइस उपलब्ध हों, बैठने की लचीली व्यवस्था होनी चाहिए। ये मानो एक व्हीलचेयर व्यक्ति है तो अपनी कुर्सी को अपने आवश्यकता अनुसार सेट कर सके, आसानी से बैठ सके, आगे बैठना चाहे पीछे बैठ सकता है किसी भी तरीक़ा से। अब बात करते हैं हम शौचालय की। शौचालय में क्या होना चाहिए? हैंड रोल होना चाहिए क्लास बाथरूम में, ताकि वो अपना। हम बात करते हैं अब हैं टॉयलेट के, यानी व्हीलचेयर घुमाने के लिए कम से कम 1500 गुणे 1500 मिनी जगह हो, ताकि आसानी से बाथरूम में व्हीलचेयर को मूव कर सके। अंदर पर्याप्त खुली जगह हो ताकि आसानी से मूवमेंट हो सके। और दरवाज़ा चौड़ा होना चाहिए। सीट भी ऐसी होना, सीट की ऊंचाई 450 या 480 मिनी हो। सीट मजबूत और आरामदायक हो। भारतीय इंडियन और वेस्टर्न दोनों विकल्प उपलब्ध हों, जहाँ संभव हो विकलांग व्यक्ति वहाँ अपना फ्रेश हो सके। और यानी दोनों तरफ हैंड रोल होना चाहिए। एक विकलांग व्यक्ति या सर्बल पॉलिसी वाला व्यक्ति हो तो उसको आसानी से अपनी बाथरूम तक जा सके और तो आप उसको हैंडल आसानी से पकड़ सके। बाथरूम के अंदर मैं बात करने वाला हूँ वॉशिंग बेसिन की बात करता हूँ। वॉशिंग बेसिन की ऊंचाई 800 मिमी के आसपास हो। व्हीलचेयर उपयोगकर्ता के लिए नीचे जगह खाली हो। नल या टैप आसानी से चलाने वाला हो, यानी जो हम लोग पानी उसको खोलते टोटी को तो आसानी से हो, ताकि व्यक्ति उसको पूरा मुट्ठे के साथ पकड़ सके और खोल सके। मेरा दूसरा पॉइंट है सोशल एक्सेस, यानी सामाजिक पहुंच। सामाजिक पहुंच का मतलब होता है कि अर्थ है कि हर बच्चा चाहे वह दिव्यांग हो या सामान्य हो, विद्यालय के सामाजिक वातावरण के समान रूप से भाग ले सके, स्वीकार किया जाए और सम्मान पा सके। हम बात करते हैं मुख्य बिंदु का है सभी बच्चों को समान भागीदारी मिले, अवसर मिले, यानी विकलांग व्यक्ति हो नॉर्मल व्यक्ति हो सभी के साथ में मिलजुल कर काम कर सके। यानी वो पढ़ाई भी किसी क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, विकलांग व्यक्ति को ऐसा महसूस ना हो कि वो समाज से कटा हुआ लगे या दोस्तों से कटा हुआ महसूस हो। सभी को समान अवसर मिले। बच्चों के बीच मित्रता सहयोग की भावना का वातावरण हो। ऐसा वातावरण हो जहाँ पर सभी बच्चे मिलजुल कर कोई भी टास्क मिलता है तो विकलांग व्यक्ति को ऐसा महसूस ना कराया जाए ताकि वो बच्चा काम ना कर सके, क्योंकि सहयोग में कोई भी काम असंभव नहीं होता है, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो काम आसानी से हो जाता है। अतः शारीरिक, शैक्षणिक और सामाजिक पहुंच सुनिश्चित करना है समावेशी शिक्षा की आधारशिला, और जो प्रत्येक बच्चे को न केवल सीखने का अवसर देती है बल्कि उसे आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समाज का सक्रिय सदस्य बनाने में भी सहायता करती है। अब हम बात करते हैं इसका अर्थ क्या, विस्तृत अर्थ जानते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। ये बात करते हैं इसकी पॉइंट की। दृष्टिकोण संबंधी बाधाएं। सामाजिक दृष्टि संबंधी बाधाएं सामाजिक पहुंच में सबसे मूलभूत और गहरी बाधा होती है कि समाज, शिक्षक, परिवार और सहपाठियों की मानसिकता से जुड़ी होती है। हम बात करते हैं मानसिकता की, सबसे बात करते हैं शिक्षक। एक क्लासरूम में सभी प्रकार के
बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक को ये दिव्यांग के प्रति सहानुभूति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सभी समाज में पढ़ने लायक होते हैं, ताकि वो सभी के साथ में मिलजुल कर, यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विकलांग व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति पढ़ रहा है, तो शिक्षक को ये समझना चाहिए कि बच्चा कमज़ोर है, तो मुझे क्या उनके लिए टेक्निक अपनाना चाहिए, अतिरिक्त शिक्षा देना चाहिए, ताकि सामान्य व्यक्ति के साथ वो आसानी से मिल के जुल कर आसानी से उनके साथ में पार्टिसिपेट करके उन सबके बराबर ला जा सकता है। और दूसरा पॉइंट बात करता हूँ मैं परिवार की। सबसे बड़ा इसमें रोल परिवार का होता है, यानी विकलांग व्यक्ति है तो परिवार की मानसिकता ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा विकलांग होने के नाते भी है, तो मैं उसको किसी के लिए लाचार या ऐसा ना बनाए कि वो किसी पे आत्मनिर्भर हो, उसको ऐसा बनाए कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके, समाज में सबके साथ में चल सके। और सहपाठी, सबसे बड़ा रोग सहपाठियों को होता है, यानी कोई दिव्यांग व्यक्ति है, विकलांग है, तो सहपाठियों का सबसे बड़ा रोल इसमें ये होता है कि वो कमज़ोर है। मैं मानता हूँ विकलांग व्यक्ति कमज़ोर होता है, तो उसको सहपाठियों का सपोर्ट होना चाहिए। एक व्यक्ति कमज़ोर है, पढ़ने में कमज़ोर है, तो सबसे बड़ा रोल इसमें उसका दोस्तों को होता है। दोस्त चाहें तो उसको अपने बराबर ला सकते हैं, तो उसको ऐसा मोटिवेशन दें ताकि वो अन्य व्यक्तियों के साथ में पढ़ने या लिखने चलने में भी आसानी से अपने आप बराबर ला सकते हैं। मानसिकता से जुड़ी होती है। दिव्यांग व्यक्तियों को कमज़ोर के लिए अक्षम समझा जाता है और उन्हें समाज में बराबरी का स्थान नहीं मिल पाता है। इन सभी जितने मैंने पॉइंट बोला है, समाज में शिक्षक, परिवार, सहपाठियों की मानसिकता से जुड़ा है। ये चाहें तो दिव्यांग व्यक्ति भी आसानी से अपनी शिक्षा ग्रहण सकता है। यह बाधा अक्सर अदृश्य होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है, जैसे कि आत्मविश्वास में कमी, सामाजिक अलगाव, अवसरों से वंचित होना। हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, यानी संवेदनशीलता प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण शिक्षकों, छात्रों, स्टाफ को दिव्यांगता और विविधता के प्रति जागरूक बनाता है। इसमें ये होता है कि लोगों में सहानुभूति, इम्पैथी को समझ विकसित की होती है। भेदभाव, मजाक या गलत व्यवहार को कम करने में मदद मिलती है। इसका मतलब होता है कि सेंसिटिव मतलब होता है कि जो टीचर, प्ले ग्रुप, शिक्षक ये होते हैं कि इनको ये होता है कि दिव्यांग व्यक्ति देर में समझ आता है, तो इम्पैथी नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा है समावेशी संस्कृति का विकास, इंक्लूसिव कल्चर बिल्डिंग। स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना जहाँ हर बच्चा स्वीकार और सुरक्षित महसूस करे। डाइवर्सिटी को समान और उत्साह के रूप में देखा जाए, सभी को समान अवसर और भागीदारी दी जाए। इसका उद्देश्य होता है कि भेदभाव रहित और सहयोगी वातावरण बनाना। अब बात करते हैं नेतृत्व भूमिका, लीडरशिप की। प्रधानाचार्य और शिक्षक समावेशी नीतियों और नियमों को लागू करते हैं। वे सभी बच्चे के लिए समान अवसर और संसाधन सुनिश्चित करते हैं। इसका मतलब होता है कि समान अवसर और संसाधन सुनिश्चित करना, यानी दिव्यांग व्यक्ति, किसी भी प्रकार की दिव्यांगता वाले व्यक्ति को सभी को समान अवसर, संसाधन सुनिश्चित करे। ये एक शिक्षक और प्रधानाचार्य की भूमिका होती है। अब इसमें ये होता है कि शिक्षक और छात्रों को प्रेरित और मार्गदर्शन देते हैं। मान लो एक दिव्यांग व्यक्ति है, पढ़ने में कमज़ोर है या किसी भी फील्ड में कमज़ोर है, तो शिक्षक के होने के नाते मैं उसको अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करूं। उसको मानो एक आईडी बच्चा होता है, उसको देर में समझाता है, तो एक शिक्षक के नाते होने के नाते मैं उसको अलग से एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में समझाऊंगा ताकि वो आसानी से सीख सके। इसका उद्देश्य ये निकलता है कि समावेशन को सफल बनाने के लिए सही दिशा और मार्गदर्शन देना है। अब दूसरा बात करता हूँ मैं इसी में
ये तो हो गई हमारी लीडरशिप की बात करता हूँ मैं। लीडरशिप क्या होता है? सामान्य बच्चे दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों में मदद करते हैं। ये ठीक है। माध्यम से एक दूसरे को सहयोग किया जाता है। इसमें बच्चों को मित्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या मतलब होता है कि सभी को एक साथ जो काम करते हैं, वो डिसेबल हो चाहे नॉर्मल हो, तो एक साथ मिलकर वो काम करेंगे तो बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो समाज से कटा महसूस कर रहा है। यानी एक दिव्यांग व्यक्ति है, आप उसको किसी दिव्यांग व्यक्ति, जहाँ पे दिव्यांग बच्चे ढेर सारे पढ़ते हैं, तो उसको ऐसा अजीब फीलिंग आती है। यहीं पे इसमें होता है कि ऐसा होता है कि बच्चे को एक स्कूल में ले जाएं, यानी जहाँ पे दिव्यांग और सभी प्रकार के बच्चे स्कूल में हैं, और उनको अब ये ऐसा महसूस नहीं हो सकता है कि यहाँ पे मैं दिव्यांग हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे नॉर्मल व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति एक साथ पढ़ते हैं, तो उनको अच्छी सी फीलिंग आती है और अच्छे समझ भी आता है। क्योंकि अभी तक वो बच्चे एक ही समाज में रह रहे थे, अब वो समाज से अलग निकल के आए, तो उनको ये ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। क्योंकि यहाँ पे सामान्य व्यक्ति, अच्छे से टीचर मिलते हैं, गाइड करने वाले होते हैं, अच्छे शिक्षक गाइड करने वाले होते हैं, और प्लस स्टूडेंट भी होते हैं, उनके मिलजुल कर एक साथ वो रहते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ पॉइंट 1, सभी छात्रों के प्रति समान अवसर। विद्यालय में सभी छात्रों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। इसका मतलब ये होता है कि हम बात करता हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन की। यहाँ पे सभी छात्रों के प्रति समान व्यवहार किया जाए, जिसमें हम बात कर देते हैं किसी भी आधार पर दिव्यांग, लिंग, जाति आदि के भेदभाव न हो। इसका मतलब होता है कि आप एक डाइवर्सिटी देश में रहते हैं, भारत देश में भी रहता है। यहाँ पर हर एक प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, गोरे भी लोग मिलते हैं, काले भी मिलते हैं, भाषा के आधार पर, जात के आधार पर, क्योंकि सभी प्रकार के यहाँ पर रहते हैं, दिव्यांग भी रहते हैं। तो इसका मतलब है कि सभी के प्रति अच्छे से व्यवहार करना है, सभी को बराबर अवसर मिले। दिव्यांग व्यक्ति है किसी काम में पिछड़ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति कमज़ोर है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोत्साहन देकर उसको आसानी से सभी के साथ में एक नॉर्मल व्यक्ति काम करता है, उसी के साथ उसको आसानी से बराबर लाया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ, दूसरा पॉइंट है हमारा विद्यालय में जीरो टॉलरेशन पॉलिसी लागू हो। इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव या अपमानजनक व्यवहार बिल्कुल सहन ना किया जाए। किसी यूनिवर्सिटियों में मैंने देखा है, या होता भी है कि भेदभाव होता है, जात के भी आधार पे होता है। अरे अब मैं इस बात को कह देता कि सब समाज में भेदभाव होता है, तो जो भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे स्कूल में प्रिंसिपल हो, या किसी भी समाज बात करता हूँ, तो खासकर भेदभाव ना किया जाए, अपमानजनक बात ना की जाए, नियमों का सख्ती से पालन करें। जो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसको सख्ती से पालन करना चाहिए। सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण होना चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए ताकि सभी को ऐसा महसूस हो कि मेरे साथ में किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो। अब मैं बात करता हूँ तीसरा पॉइंट कि प्रत्येक शिक्षक के लिए इंक्लूसिव ट्रेनिंग अनिवार्य हो। इसका ये मतलब होता है कि सभी शिक्षक को समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर जो टीचर होते हैं, वो उनको मालूम होता है कि विकलांग व्यक्ति कितनी देरी सीखते हैं, किस तरह से सीखते हैं। एक सामान्य टीचर और स्पेशल टीचर बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि वो एक इस दिव्यांग व्यक्ति को उसके अच्छी से अच्छी तरीके से भावनाओं को समझता है कि वो
किस तरीक़े से पढ़ता लिखता चलता है वो स्पेशल एजुकेटर वालों में। अब शिक्षक अलग अलग बच्चों की ज़रूरतों को समझे, यानी एक मान लेता हूँ मैं स्पेशल एजुकेटर स्टूडेंट के नाते मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पे दो प्रकार कैटेगरी पड़ती है, 3 प्रकार की। OH लोकोमोटर डिसेबिलिटी पढ़ती, HI पढ़ते हैं और BI पढ़ते हैं। तो BI बच्चों के लिए आसानी से उनको बुक प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि वो लिख तो सकते नहीं हैं। और HI बच्चों के लिए स्पेशल वो ID उनको वीडियो फॉर्म में होना चाहिए ताकि वो आसानी से देख सकें और पढ़ सकते हैं। लोकोमोटर विद्यार्थी तो उनको देख भी सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट में प्रभावी और लचीली शिक्षण विधियाँ हों, क्योंकि इस समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाए। पाठ्यक्रम सामान्य व्यक्ति और दिव्यांग व्यक्ति को देखकर करिकुलम का निर्माण करना चाहिए ताकि वो आसानी से दोनों व्यक्ति सीख सकें। अब बात करते हैं हमें कक्षा में सकारात्मक व रोचक वातावरण सुनिश्चित करना। कक्षा का माहौल सकारात्मक, सुरक्षित और आनंददायक होना हो। पढ़ाई के साथ साथ गतिविधियाँ शामिल हो, यानी बच्चे मैं जानता हूँ कि ID बच्चे अधिक देर तक पढ़ नहीं सकते हैं, तो मुझे उनके लिए ऐसा वातावरण सुनिश्चित करना है ताकि वो खेल खेल के माध्यम से सीख सकें। हम मान लो हम ID बच्चों के लिए हम 1 से 5 तक गिनती सिखाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, बच्चों को खेल खेल में सिखाऊंगा। मैंने इसे फ्लैश कार्ड बना दिया, तो मुझे 1 से 5 तक मैंने फ्लैश कार्ड बनाया है, तो मैंने रूम के अंदर फैला दिया उसको। तो बच्चे से बोलूँगा कि 1 से लाइन से लगा दूंगा 1 2 3 4 5, तो बच्चे से बोलूँगा इस 1 पैर रखो, 2 पर पैर रखो, 3 पैर रखो या 4 पैर रखो, 5 पे, इस तरीके से बोलूँगा। या फिर बोलूँगा कि जाओ 1 नंबर का उठा ला, उस पर कुछ मैं छेप चिपका दूंगा या किसी जानवर की फ़ोटो चिपका दूंगा, तो उस पर 1 जानवर लगा दूंगा। बोलूँगा तो 1 जानवर वाला 1 उठा, तो हम सब बच्चा समझ जाएगा 1 नंबर है ये। हम तीसरा पॉइंट बात करते हैं छात्र सहभागिता की। इससे सभी छात्रों को, विशेषकर दिव्यांग बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाया जाए कि हर बच्चा समझ सके और जुड़ सके। समूह कार्य और गतिविधियों में भागीदारी शामिल हो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ पॉलिसी बैरियर। पॉलिसी बैरियर का मतलब ये होता है कि कानून बनाए जाते हैं। कानून वो वैसे कानून हैं जो ज़मीनी स्तर पर नहीं आते हैं। कानून भारत में इतने बनाए जाते हैं ताकि वो हर व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार जी सकें। हम एक बात करता हूँ RPWD एक्ट की। इसमें ये होता है कि कानून बना दिए गए कि किसी विकलांग तो आप अभद्र उपयोग गाली गलौज करते हैं तो उसके लिए 5 साल की जेल या 10 से 15 लाख जुर्माना दिया पड़ता है। तो ये सिर्फ कागज़ों तक फाइल तक दबा है, इसको ज़मीनी स्तर पर अभी तक नहीं बनाया गया। इसका मतलब है कि नीति संबंधी बाधाएं तब उत्पन्न होती हैं जब नीतियां या तो सही तरीके से बनाई नहीं जाती या उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होता है। कई बार नीतियां केवल दस्तावेजों तक सीमित रह जाती हैं और ज़मीनी स्तर पर उनका प्रभाव नहीं दिखता है। मैं बात किया था अभी RPWD एक्ट, तो बहुत सी नीतियाँ, मैं एक नीति की बात नहीं करता हूँ, ऐसी भारत में अनेक नीतियाँ बनाई गई हैं, पॉलिसी बनाई गई हैं, वो सिर्फ कागज तक सीमित रह जाती हैं, वो ज़मीनी स्तर तक नहीं आ पाती हैं। अब मैं बात करें टेक्नोलॉजी अप्रोच, प्रौद्योगिकी समाधान। हम बात करते हैं लो टच में। इसमें सरल कम लागत वाले उपकरण हो, मानक सभी कक्षाओं में बुनियादी सामग्री उपलब्ध हो, मेडटेक बैटरी आधारित उपकरण हो, मानक ज़रूरतमंद छात्रों को 70% उपयोग में हो, हाईटेक डिजिटल और उन्नत उपकरण, मानक ICT आधारित लागू हो, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन हो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एकेडमिक एक्सेस
शैक्षणिक पहुंच परिचय। इसका मतलब होता है कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सीखने की क्षमता कैसी भी हो, शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करे। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं एकेडमिक एक्सेस। शैक्षणिक पहुंच का विशेष महत्व है। शैक्षणिक पहुंच का अर्थ विद्यालय की शिक्षण विधियाँ है। हम बात करते हैं एकेडमिक अकोमोडेशन, शैक्षणिक अनुकूलन। शैक्षणिक अनुकूलन का अर्थ है कि ऐसे परिवर्तन और सुविधाएं प्रदान करना जिससे दिव्यांग विद्यार्थी भी समान विद्यार्थियों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सके। यह उनके सीखने के तरीके, गति और क्षमता के अनुसार शिक्षा का अनुकूलन बनता है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई भी पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो सभी बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाए। मान लेता हूँ कि एक कमज़ोर व्यक्ति है माइंड से या धीरे में सीखता है, तो पाठ्यक्रम का ऐसा निर्माण करना चाहिए वो दिव्यांग व्यक्ति और नॉर्मल व्यक्ति एक साथ स्कूल में उसी पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति पढ़ता है वही पाठ्यक्रम दिव्यांग व्यक्ति पढ़ता है। तो पाठ्यक्रम को मुझे ऐसा निर्माण करना है ताकि सभी बच्चे उसको आसानी से सीख सकें। हम बात करते हैं एक्स्ट्रा टाइम की। कई दिव्यांग विद्यार्थियों को सीखने, पढ़ने या समझने में अधिक समय लगता है। इसका मतलब होता है कि दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, आईडी बच्चे, न्यूरो डेवलपमेंट, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कूलिया वाले व्यक्ति होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले होते हैं, उनको पढ़ने में, समझने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, देर समझ सकते हैं। ऐसे मैं एक आईडी बच्चे की बात करता हूँ, मैं इस आईडी वाले व्यक्ति को मैं ABCD सिखाना है, 1 से 5 तक गिनती सिखाना है, तो मुझे कम से कम महीनों लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा अकोमोडेशन करना है ताकि सभी बच्चे आसानी से सीख सकें। इसीलिए परीक्षा, असाइनमेंट या कक्षा कार्य के दौरान उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। ये होता है कि जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो हाथ से लिख नहीं पाते हैं, उनके लिए अतिरिक्त परीक्षाओं में कंपटीशन पेपर उनको 1 घंटे पर 20 मिनट दिया था, और अपनी यूनिवर्सिटी में ब्लाइंड बच्चों को 1 घंटे पर 20 मिनट दिया जाता है। वो राइटर होते हैं जो अपनी बात को बोलते हैं, उनका राइटर लिखता है ताकि वे बिना दबाव के अपना कार्य पूरा कर सकें। यह विशेष रूप से बौद्धिक और शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट की, वैकल्पिक मूल्यांकन। सभी विद्यार्थी लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनके लिए मौखिक परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य, प्रेजेंटेशन, गतिविधियां आधारित मूल्यांकन किया जाता है। इससे उनकी वास्तविक समझ और कौशल का सही आकलन किया जाता है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें 2 पॉइंट मेरे ध्यान में आए। मौखिक परीक्षा, हम बात करते हैं BI व्यक्ति की। यहाँ पे ब्लाइंड व्यक्ति है तो वो उसको लिखने में अधिक समय लगता है, क्योंकि जो ब्लाइंड व्यक्ति पढ़ना, प्रेजेंटेशन देना है उनको, तो अपनी वो आवाज़ रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं और बोल को भी दे सकते हैं, और प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। जैसे HI बच्चे हैं तो वो अपना लिख के भी दे सकते हैं, क्योंकि बोल नहीं पाते हैं तो उनको लिख के दे सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ तीसरा पॉइंट पे। ये पॉइंट मेरा है कि सब्सक्राइबर फैसिलिटी, लेखक की सुविधा है। जिन विद्यार्थियों को लिखने में कठिनाई होती है, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको लिखने में कठिनाई होती है, उनके लिए एक सहायक राइटर से उपलब्ध कराया जाता है जो उनकी बताई हुई बातों को लिखना, और यह सुविधा विशेष रूप से शारीरिक दिव्यांगता और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए, यानी शारीरिक रूप से दिव्यांगता, दृष्टिबाधित के अलावा इसे
बातें करते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अलावा, जैसे न्यूरो डेवलपमेंट हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है, ये व्यक्ति हाथ से लिख नहीं पाते, इसलिए उनके लिए एक हम उसकी व्यवस्था करते हैं राइटर की। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट मेरा है फ्लेक्सिबल करिकुलम, लचीलापन। पाठ्यक्रम को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए ताकि वह विद्यार्थी की क्षमता के अनुरूप हो। हमें एक शिक्षक के नाते ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए ताकि सभी बच्चों को आसानी से समझ सकें और अपने अंदर धारण कर सकें। कठिन विषयों को सरल बनाया जाए। मानो कोई भी टास्क ऐसा हो तो हम उसको सरल से जटिल क्यों ले जाएं, मूर्ख से अमूर्ख क्यों ले जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति जितना देखते हैं वो बच्चे उतना जल्दी सीख जाते हैं। वैकल्पिक विकल्प प्रदान किए जाते हैं जिससे विद्यार्थी आसानी से सीख सके। अब मेरा यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइस, सहायक उपकरणों का उपयोग। विभिन्न तकनीकी उपकरणों जैसे स्क्रीन रीडर, हेयरिंग एड्स, ब्रेल किट, स्पीच टू सॉफ्टवेयर आदि का उपयोग करके विद्यार्थियों को सीखने में सहायता की जा सकती है, जिससे स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं इसको डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। जैसे स्क्रीन रीडर क्या होता है? स्क्रीन रीडर का मतलब ये होता है कि स्क्रीन सहायक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को ऑडियो में बदल देते हैं। ये कैसे काम करता है? ऐसे स्क्रीन पर जो भी लिखा होता है, जैसे अब मेरे स्क्रीन पर लिखा है, कुछ भी लिखा होता है तो इसको सॉफ्टवेयर साइड आवाज़ में पढ़ता है। यूजर कीबोर्ड या टच के माध्यम से इसे कंट्रोल करता है। ये किसके लिए उपयोगी होता है? जैसे दृष्टिबाधित, ब्लाइंड, लो विजन होते हैं व्यक्तियों के लिए हो जाता है। मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, हेयरिंग एड्स क्या होते हैं? हेयरिंग एड्स एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण है जो सुनने में कठिनाई, श्रवण बाधा वाले व्यक्तियों की आवाज़ को बढ़ाकर एम्पलीफायर उससे साफ सुनने में मदद करता है। एक कान में या कान के पीछे लगाया जाता है। हेयरिंग एड्स के टाइप्स क्या होते हैं? बिहाइंड द ईयर BTE, यह कान के पीछे लगाया जाता है। एक ट्यूब के माध्यम से आवाज़ कान के अंदर जाती है। उदाहरण के लिए बात करें, छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ब्रेल किट की। ब्रेल किट क्या होती है? ब्रेल किट एक विशेष शैक्षिक उपकरण का सेट है जिसका उपयोग दृष्टिबाधित, ब्लाइंड, लो विजन छात्रों को पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। इसमें ब्रेल लिपि स्क्रिप्ट का उपयोग होता है जो उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित होती है और स्पर्श टच के माध्यम से पढ़ी जाती है। इंक्लूसिव करिकुलम, समावेशी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए। इसमें विविधता, डाइवर्सिटी और समानता दोनों का समावेशन होना चाहिए ताकि कोई भी छात्र अलग थलग महसूस ना करे। इसका इसमें मतलब ये होता है कि इंक्लूसिव समावेशी पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति, जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, चाहे वो लोकोमोटर हो, चाहे वो सेरेब्रल पॉल्सी हो, चाहे वो BI हो, चाहे वो HI हो, ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए ताकि सभी बच्चे आसानी से सीख सकें। एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल, सुलभ अध्ययन सामग्री। ऐसा अध्ययन सामग्री ब्रेल, लॉर्गेट प्रिंट, ऑडियो फॉर्मेट या डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि दृष्टिबाधित या अन्य दिव्यांग विद्यार्थी आसानी से उसे समझ सकें और धारण कर सकें। इसका सीधा मतलब ये होता है कि दिव्यांग व्यक्ति है तो
दिव्यांग व्यक्ति में, जैसे मान लो BI व्यक्ति है, तो उसको मैं वीडियो और ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्म में दे सकता हूँ। और साथ में BI व्यक्ति के लिए बुक दे सकता हूँ, ऑडियो फॉर्म में बुक हो, वो उसको सुन सके। अब बात कर लेता हूँ मैं हायरिंग एड्स वाले बच्चों के, चाहे बच्चों के लिए, उनके लिए वीडियो फॉर्म में हो और उनके लिए इंटरप्रेटर की सुविधा उपलब्ध कराया जाए ताकि वो आसानी से दूसरी बात को समझ सकें। अब हम बात करते हैं, पॉइंट मेरा तीसरा है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, बाधा रहित वातावरण। विद्यालय का भौतिक और शैक्षिक वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, जैसे रैंप चौड़े हों, दरवाजे चौड़े हों, सुलभ शौचालय आदि, जिससे सभी विद्यार्थियों को आसानी से आवागमन हो सके। इसका मतलब ये होता है कि विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण ऐसा हो कि सभी विद्यार्थी आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें और सभी समान भागीदारी सुनिश्चित करें। अब मेरा चौथा पॉइंट की बात करते हैं हम, शिक्षक सहायता, इस टीचर सपोर्ट। हम स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल बच्चों के लिए एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसमें हम शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समझ सकें और उचित शिक्षण विधियां अपनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑडियो, वीडियो, टैक्टाइल, अनेक प्रकार की विधियां हैं जिससे स्पेशल बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सके ताकि वो सीख सकें। हम बात करते हैं, अब हम दूसरा पॉइंट है टीचिंग मटेरियल की, शिक्षण विधियों के तरीके, उनके जैसे कि टीचिंग मटेरियल, शिक्षण सामग्री, शिक्षक वे संसाधन उपकरण जो संसाधन होते हैं जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने और समझाने के लिए करता है, और यह सामग्री सीखने और आसान, रोचक और स्पष्ट बनाती है। जैसे दृश्य सामग्री, विजुअल मटेरियल क्या होता है, जो चीज़ें देखकर समझी जाती हैं, जैसे कि चार्ट, मानचित्र, ग्राफ, चित्र। और दूसरा पॉइंट बात करने जा रहा हूँ मैं, दूसरा पॉइंट है ऑडियो मटेरियल, जो सुनकर समझी जाती हैं, जैसे कि रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसे ब्लाइंड बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, और ऑडियो वीडियोग्राफी, जो देखकर और सुनकर दोनों के लिए सीखी जाती हैं, जैसे कि वीडियो प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट क्लास हो गई, और रियल वस्तुएं हो गई, जैसे पेड़ पौधे मॉडल का उपयोग में होता है। जैसे मेरा दूसरा पॉइंट है मल्टी सेंसरी टीचिंग, बहुसंवेदी शिक्षण। इसमें देखने, सुनने, छूने और अनुभव करने के माध्यम से सिखाया जाता है, जैसे कि चित्र, ध्वनि, मॉडल आदि का उपयोग करके इससे विद्यार्थियों को समझ अधिक गहरी होती है। हम इसको अब डिफाइन करने यानी इसका मतलब क्या होता है, मल्टी सेंसरी टीचिंग का अर्थ क्या है। जब शिक्षक पढ़ाते समय अलग अलग तरीकों, चित्र, आवाज़, विधि, मॉडल, स्पर्श आदि का उपयोग करते हैं तो यह बहुत संवेदी शिक्षण कहलाता है। यह तरीका खासकर उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है जिनको सीखने में कठिनाई होती है, जैसे कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। हम इसमें पॉइंट बात करते हैं विजुअल की, जिसमें हम चित्र, चार्ट, वीडियो, रंगीन सामग्री, बात श्रवण के ऑडिटरी वाले, समझना, आसानी सुनना, गाने, और टैक्टाइल में छूकर पढ़ना, जैसे रेत पर लिखना, काइनेस्टिक गतिशील एक्टिविटी, रोल प्ले, खेल के माध्यम से सिखाना।
हम इसमें डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भी ऐड करते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटी विकलांगता वाले बच्चों के लिए ज़रूरतों को पूरा करती है। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी LD की बात करता हूँ, जैसे कि डिसलेक्सिया वाले बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है और पढ़ने में उसमें कैसे मदद कर सकते हैं। अक्षर को देखना, सुनना, छूकर लिखना समझ बेहतर होती है। मैं इसमें उदाहरण भी दे सकता हूँ। एक दो बच्चों को ये सिखाते हैं, ये सिखाते समय क्या करना चाहिए, बोर्ड पर दिखाना, विजुअल में पहले दिखाएंगे, उसका उच्चारण करवाना, ऑडियो में, रेत में लिखवाना, ट्रेस करवाना। अब इसी में हम हायरिंग इम्पेयरमेंट की बात करते हैं। सुनने में दिक्कत होती है, कैसे मदद करना है इन लोग की। ज़्यादा विजुअल एड्स और साइन लैंग्वेज का उपयोग करें। जो चाहे बच्चे होते हैं इनके लिए मतलब हम उदाहरण देते हैं कि चित्रों, इशार और लिखित शब्दों को माध्यम से पढ़ाना। या चाहे बच्चे होते हैं, जितना मैं उनको इशारों में समझाऊंगा, चित्र के माध्यम समझाऊंगा और इशारों समझाऊंगा और बुक के माध्यम समझाऊंगा, ताकि वो आसानी सीख सकें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट की। देखने में समस्या होती है इन बच्चों के लिए, इनको में कैसे मदद करता है ये स्पर्श, टैक्टाइल, सिर्फ ऑडियो माध्यम से। यहाँ पे ब्लाइंड बच्चे को हम ब्रेल बुक में दे सकते हैं, ऑडियो में दे सकते हैं, तो जिससे वो आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि ब्रेल में पढ़ाना बच्चों को, ऑडियो सामग्री देना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता वाला बात करते हैं। इनको समझने और याद करने में कठिनाई होती है। इनके लिए हम कैसे उपकरण बनाए देख के आसानी से सीख सकते हैं, जैसे कि सरल दोहराव वाले, एक्टिविटी आधारित हो, यानी जितनी भी एक्टिविटी ID बच्चों कराएंगे उतने के लिए उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि गिनती सिखाने के लिए कंकड़ खिलौने का उपयोग करना, मूर्त चीज़ों का करना। अब जिसमें बात करते हैं हम एक ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सामाजिक और संचार में कठिनाई होती है इनके लिए। कैसे मदद करता है, संचारित गतिविधियों और विजुअल एड्स का उपयोग करना, चित्रों के माध्यम से दिनचर्या वालों में। व्यक्तिगत शिक्षण का अर्थ होता है कि हर विद्यार्थी के सीखने की गति क्षमता अलग होती है, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर पढ़ाया जाता है। यह विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है। इसका मतलब जो ID बच्चे होते हैं उनके लिए एक IP तैयार की जाती है। उन IP में व्यक्ति के पूरे जीवन में जब से पैदा हुआ है उसके बारे में लिखा जाता है। हर एक एक्टिविटी लिखी जाती है कि उसका बैकग्राउंड कैसा था, पढ़ने में अच्छा है कि नहीं, अनेक प्रकार की सभी बातों को लिखा जाता है। शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण का यह वह शिक्षण विधि जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को क्षमता, रुचि, गति, आवश्यकता और सीखने की शैली को ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। इसमें शिक्षक सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाने की बजाय हर छात्र की व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुसार शिक्षण सामग्री, गतिविधियां और मूल्यांकन तय करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हर विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार सीखे। जैसे कि एक जल्दी समझ जाता है, दूसरा देर में सीखता है, तीसरा समझने के लिए चित्र या गतिविधि की जरूरत होती है। अब शिक्षक क्या करता है इनके लिए, पहले बच्चों को अधिक कठिन शब्द ना देकर सरल शब्द दे, दूसरों को दूसरे सरल भाषा और अधिक अभ्यास दे कराए, चित्र के माध्यम से समझाए। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री का उपयोग। चार्ट, चित्र, वीडियो, फ्लैश कार्ड आदि का उपयोग करके विषय को रोचक और आसान बनाया जा सकता है।
इससे विद्यार्थियों को रुचि बढ़ती है। जैसे ऑडियो वीडियो अभी मैं बात कर रहा हूँ, आईडी बच्चों के लिए, बीआई बच्चों के लिए, एचआई बच्चों के लिए, जितना मैं इनके लिए फ्रेश कार्ड आईडी बच्चों का उपयोग करूँगा आसानी से सीख सकते हैं। ये बीआई बच्चों के लिए ब्रेल होना चाहिए, ऑडियो वीडियो फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा सरल निर्देश। जटिल भाषा की बजाय सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि विद्यार्थी आसानी से समझ सकें। छोटे निर्देश और चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे मैं आईडी बच्चों की बात करता हूँ। किसी आईडी बच्चों को आप एक पैराग्राफ देंगे तो बच्चा नहीं सीख सकता है, इसीलिए उनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उनको सिखाया जाए ताकि वो आसानी सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है पीयर टीचिंग, सहपाठी शिक्षण। सहपाठी शिक्षण विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने का अवसर दिया जाता है, जिससे सहयोग की भावना बढ़ती है और कमज़ोर विद्यार्थियों को भी आसानी से सीख सकें। इसका मतलब ये होता है कि पीयर ट्यूटरिंग मतलब होता है कि सभी विद्यार्थी अपने एक बच्चा धीरे सीखता है, उसका दोस्त होता है जो वो उसको आसानी से सिखा सकता है, क्योंकि उसके साथ रहता है तो वो बच्चे आसानी से एक साथ काम करते मिलजुल कर सीख सकते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल पुस्तकें, ऑडियो सामग्री और स्क्रीन रीडर जैसे उपकरण उपलब्ध कराए जाए ताकि इससे वे बिना देखे पढ़ सकें और समझ सकें। मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ है हायरिंग इम्पेयरमेंट शिक्षण विधियाँ। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए साइन लैंग्वेज, विजुअल सामग्री, कैप्शन वाले वीडियो का उपयोग किया जाता है ताकि वे आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बौद्धिक क्षमता वाले, मैंने आप इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों के लिए सरल पाठ्यक्रम, बार बार अभ्यास, जीवन कौशल आधारित शिक्षा दी जाती है जिससे वे दैनिक जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिन आईडी बच्चों के लिए मुझे कोई भी पाठ्यक्रम बनाना है तो सरल बनाएं, बार बार अभ्यास कराएं ताकि वो आसानी से सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक दिव्यांगता। ऐसे विद्यार्थी के लिए सुलभ कक्षा लिखने में सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के शिक्षा प्राप्त कर सकें।